नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, एक तरफा रास्ता। गजब का आकर्षण था उस अजनबी महिला के चेहरे पर। उससे हुई छोटी सी मुलाकात के बाद दोबारा मिलने की चाह उसे तड़पाने लगी थी। लेकिन यह एक तरफा चाह क्या मृग मरीचिका जैसी नहीं थी। बस स्टॉप तक पहुंचते पहुंचते मेरा सारा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। पैंट की जेब से रुमाल निकालकर गर्दन के पीछे आया पसीना पोंछा, फिर अपना ब्रीफकेस बेंच पर रखकर इधर उधर देखने लगा। ऊपर बस नंबर लिखे थे। मुझे किसी भी नंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर भी अनमने भाव से कोई जाना पहचाना सा नंबर ढूंढने लगा। 26, 212, 50। पता नहीं कौन सी बस मेरे ऑफिस के आसपास उतार दे। तभी अचानक वहां आई एक महिला से कुछ पूछना चाहा। स्लीवलेस ब्लाउज और पीली प्रिंटेड साड़ी में लिपटी वह महिला बहुत ही तटस्थ भाव से काला चश्मा लगाए एक ओर खड़ी हो गई। महिला के सिवा और कोई था भी नहीं। सकुचाते हुए मैंने पूछा, सेक्टर 40 के लिए यहाँ से कोई बस जाएगी क्या? 827 उसका संक्षिप्त सा उत्तर था। क्या आप भी उस तरफ जा रही हैं? मैंने पूछा। हालांकि मुझे उस अनजान महिला से इस तरह कुछ पूछना तो नहीं चाहिए था, परंतु देर तक कोई बस न आती दिखाई दी तो चुप्पी तोड़ने के लिए पूछ ही बैठा। जी, उसने फिर संक्षिप्त उत्तर दिया। आधा घंटा और खड़े रहने के बाद भी कोई बस नहीं आई। 10 बजने वाले थे। देर से ऑफिस पहुंचूंगा तो कैसे चलेगा। एकदम सुनसान था बस स्टॉप। क्या सचमुच यहाँ से बसें जाती हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा। हालांकि मैंने कुछ उत्तर सुनने के लिए नहीं कहा था, मगर फिर भी उस महिला ने कहा, आज शायद बस लेट हो गई हूँ। बस का इंतजार करना मेरी मजबूरी बन चुका था। आसपास कहीं ऑटो या रिक्शा होता तो शायद एक क्षण के लिए भी न सोचता। तभी वही बस पहले आई जिसका इंतजार था। मुझे 3 महीने हो गए थे इस छोटे से शहर में। बस स्टॉप से थोड़ी ही दूर मेरा फ्लैट था। स्कूटर अचानक स्टार्ट न होने के कारण आज पहली बार बस में जाना पड़ा। बस स्टॉप पर भी पूछते पूछते पहुंच पाया था। स्टेट बैंक की नौकरी में मेरा यह पहला अवसर ही था जब इस छोटे से शहर में, जो कस्बा ज्यादा था, रहना पड़ा। बच्चों की पढ़ाई की मजबूरी न होती तो शायद उन्हें भी यहीं ले आता, और पत्नी का बच्चों के साथ रहना तो तय ही था। बड़ी लड़की को 10वीं की परीक्षा देनी थी और शहरों की अपेक्षा यहाँ इतनी सुविधा भी नहीं थी। 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट बैंक की तरफ से ही मिला हुआ था। पिछले मैनेजर की भी यही मजबूरी थी। उसे भी इस फ्लैट में 3 वर्ष तक इसी तरह रहना पड़ा था। चेक पास करते करते उस दिन अचानक कैबिन के दरवाजे की चरमराहट और खनखनाती सी आवाज ने सारा ध्यान तोड़ दिया। लॉकर के लिए मिलना चाहती हूँ, उस महिला ने कैबिन में घुसते ही कहा। मैंने सिर उठाकर देखा तो देखता ही रह गया। बहुत ही शालीनता से बॉबकट बालों को पीछे करती हुई, धूप का चश्मा माथे पर अटकाते हुए उसने पूछा, जी? मैंने कहा, कोई और होता तो ऊंचे स्वर में एक दो बातें करके अपने मैनेजर होने का एहसास जरूर कराता कि देखते नहीं मैं काम कर रहा हूँ, परंतु कुछ कहते न बना। मैंने एक बार फिर भरपूर नजरों से उसे देखा और उसे सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं, उस महिला का अस्पष्ट सा स्वर था। पर स्वर में न कोई महिला सुलभ झिझक थी, न ही घबराहट। याद आया, मैंने नाटक सा करते हुए कहा, शायद उस दिन बस स्टॉप पर। वह मुस्कुरा पड़ी। मैं फिर बोला, अच्छा बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मैंने सीधे सीधे बिना समय गंवाए पूछा, लॉकर लेना चाहती हूँ इस बैंक में, कोई उपलब्ध हो तो। आपका खाता है क्या यहाँ? मैंने उत्सुकता से पूछा। जी हाँ, पिछले 5 साल से हर बार लॉकर के लिए प्रार्थना पत्र देती हूँ, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ।
एफडी करने को भी तैयार हूँ। क्या करती हैं आप? मैंने पूछा। टीचर हूँ, यहीं पास के स्कूल में। मुझे लगा इसे टालना ठीक नहीं। मैंने उसे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कुछ आवश्यक पेपर पूरे करके कल आने को कहा। उस असाधारण सी दिखने वाली महिला ने अपने साधारण स्वभाव से ऐसी अमिट छाप छोड़ दी कि मैं प्रभावित हुए बिना न रह सका। इस छोटी सी पहली मुलाकात से हम दोनों चिर परिचित की तरह विदा हुए। कितने ही लोग आते जाते मिलते रहते थे, परंतु इस महिला के आगे सब रंग ऐसे फीके पड़ गए कि मानस पटल पर किसी भी काल्पनिक स्वप्न सुंदरी की छवि भी शायद धूमिल पड़ जाए। दूसरे दिन ही मैंने उसे लॉकर उपलब्ध कराने की जैसे ठान ही ली और सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली। 11 बजे के बाद तो लगातार टकटकी बांधे बेसब्री से निगाहें दरवाजे पर अटकी रही। 1:45 उसके बैंक में आने से ही अटकी निगाहों को थोड़ी राहत मिली। चेहरे के सभी भावों को छिपाकर दूसरे कामों में अनमने भाव से लगा रहा, परंतु तिरछी निगाहें मेरी अपनी कैबिन की चरमराहट पर ही थी। नमस्ते, हर बार की तरह संक्षिप्त शब्दों में उसने मुस्कुराकर कहा और कागजात देती हुई बोली, ये लीजिए सारे पेपर्स, राशन कार्ड, फोटो और जो आपने मंगवाए थे। बैठिए प्लीज। उसके हाथ से पेपर लेकर मैंने पूछा, कुछ लेंगी आप? नो थैंक यू। बच्चे स्कूल से घर आने वाले हैं। स्कूल में ही थोड़ा लेट हो गई थी। पहले सोचा कि कल आऊंगी, फिर लगा न जाने आप क्या सोचेंगे। थोड़ी बहुत खाना पूर्ति कर उसे लॉकर दिलवा दिया और अपना ताला लॉकर में लगाने को कहा। जैसा कि नियम था, मुस्कुराकर वह आभार प्रकट करती चली गई। एक सवेरे जॉगिंग करते हुए मैं पार्क में पहुंचा तो वह लंबे कदमों से चक्कर लगाने में लीन थी। मुझे देखकर एक क्षण के लिए रुकी भी, शायद पहचानने का प्रयत्न कर रही हो, पर शुरुआत मैंने ही की। बोला, मेरा नाम? जानती हूँ। मेरी बात काटती हुई हाथ जोड़कर बहुत ही शिष्ट व्यवहार से वह बोली, आपको भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। 5 साल से जो नहीं हो पाया वह 2 ही दिन में आपने कर दिया। उसके पहने हुए नीले रंग के ट्रैक सूट और महंगे जूते उसकी पसंद और छवि को दोगुना कर रहे थे। इस शहर में तो इन वस्तुओं का उपलब्ध होना संभव नहीं था, परंतु इन सब के बावजूद बिना किसी मेकअप के उसके चेहरे में गजब की कशिश थी। कोई भी साहित्यकार मेरी आंखों से देखता तो शायद तारीफ में इतिहास रच डालता। यहाँ कैसे? आप कहीं पास ही में रहती हैं क्या? मैंने पूछा। जी, सामने वाली सोसाइटी में। घूमते घूमते इधर निकल आई। रविवार था, कहीं जाने की जल्दी तो थी नहीं। एक ही पार्क है यहाँ। बातों बातों में ही उसने बताया कि 2 छोटे बेटे हैं। पति आर्मी में मेजर हैं और दूसरी जगह पोस्टेड हैं। छुट्टियों में आते रहते हैं। समय बिताने के लिए उसने यह सब शौक रखे हैं, वरना नीरज से जीवन में क्या रखा है। न जाने क्यों पहले दिन से ही उसके प्रति आकर्षण था और उसका प्रत्येक हाव भाव मेरे दिमाग पर अजीब सी मीठी कसक छोड़ता रहा। मुझे उससे मिलने का नशा सा हो गया। रविवार का मैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता रहता और वह भी पार्क में आती रही। हम दोनों पार्क के 2 चक्कर तेजी से लगाते, फिर तीसरी बार में इधर उधर की बातें करते रहते। मैं बैंक की बताता तो वह अपने स्कूल के शरारती बच्चों के बारे में। उसका इस तरह नियमित समय से आना लगभग तय था। चेहरे की मुस्कुराहट तथा भाव से उसका भी मेरे प्रति झुकना कोई असामान्य नहीं लगा। एक दिन अपना उम्र प्रमाण पत्र सत्यापित कराने बैंक में आई तो उसमें लिखी उम्र देखकर मैं हैरान रह गया। 1964 का जन्म है आपका। लगता नहीं कि आप 38 की होंगी। मैंने कहा तो वह मुस्कुरा कर रह गई। क्यों? वह सकुचाती सी बोली। क्या लगता था आपको? शायद हर नारी की तरह वह भी 20-22 ही सुनना चाहती हो। मैं बोला, कुछ भी लगता हो, परंतु आप 38 की नहीं लगती।
उसके चेहरे की लालिमा मुझसे छिपी नहीं रही। इस लालिमा को देखने के लिए ही तो मैं ललायित था। शायद इसीलिए ही लड़कियां अपनी उम्र बताना पसंद नहीं करती। मैं बोला, महिला के स्थान पर लड़की शब्द का प्रयोग पता नहीं मैं किस बहाव में कर गया, परंतु उसे अच्छा ही लगा होगा। मैंने फिर दोहराया, परंतु कुछ भी कहिए मिसेज शर्मा, आप 38 की लगती नहीं हैं। मेरे द्वारा चुटकी लेते हुए कही गई इस बात से उसके सुर्ख चेहरे पर गहराती लालिमा देखते ही बनती थी। आप मर्दों को तो छेड़ने का बहाना चाहिए, उसने सहज लेते हुए दार्शनिक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगा वह बुरा मान गई है, इसलिए मैंने कहा, माफी चाहता हूँ यदि अनजाने में कही यह बात आपको अच्छी न लगी हो। नहीं, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। आपको जो ठीक लगा आपने कह दिया। मेरे सामने कहकर स्पष्टवादिता का परिचय दिया, पर पीछे से कहते तो मैं क्या कह सकती थी। वह बोली, इतनी गंभीर बात को सहज ढंग से निपटाना सचमुच प्रशंसनीय था। यह सिलसिला जो पार्क से प्रारंभ हुआ था, पार्क में ही समाप्त होता नजर आने लगा, क्योंकि यह क्रम उस दिन के बाद आगे नहीं चल सका। मुझे लगा वह मेरी उस बात का बुरा मान गई होगी। अब हर सवेरे मैं उस पार्क में जाकर एक चक्कर लगाता, एक दो एक्सरसाइज करता और देर तक इधर उधर शरीर हिलाकर व्यायाम का नाटक करता। बैंक में केबिन के बाहर ही गतिविधियों पर पैनी नजर गड़ाए रहता, परंतु उससे फिर पूरे 2 सप्ताह न बैंक में मुलाकात हो सकी न पार्क में। शाम होती तो सुबह का इंतजार रहता और सैर के बाद तो बैंक में आने का इंतजार। 3 दिन लगातार बस स्टॉप पर भी जाता रहा। मेरे मन की स्थिति एकदम पपीहा जैसी हो गई, जो सिर्फ बरसात का इंतजार करता रहता है। उसका पता लेकर एक दिन उसके घर जाने का मन भी बनाया, पर लगा यह ठीक नहीं रहेगा। वह स्वयं क्या सोचेगी, उसके बच्चों को क्या कहूँगा, वह क्या कहकर मेरा परिचय कराएगी। और कोशिशों के बावजूद नहीं जा पाया। बैंक में उसके पते के साथ फोन नंबर न होने का आज सचमुच मुझे बहुत ही क्षोभ हुआ। कम से कम फोन तो इस मानसिक अंतर्द्वंद को कम करता। चपरासी के हाथ अकाउंट स्टेटमेंट के बहाने उसको बैंक में आने का संदेशा भिजवाया। रविवार की इस सुबह ने मुझे बेहद मायूस किया। इस पूरे आवास काल में पहला रविवार था कि घूमने का मन ही नहीं बन सका। दरवाजे पर अचानक बजी घंटी ने दिल के सारे तार झंकृत कर दिए। इतनी सुबह तो कोई नहीं आता, हो ना हो मिसेज शर्मा ही होंगी। लगता है कल चपरासी ठीक समय से पहुंच गया होगा। यही सोचता मैं जल्दी से स्वयं को ठीक करके जब तक दूसरी बार घंटी बजती दरवाजे पर पहुंच गया। सामने अपनी पत्नी को पाकर सारा नशा काफूर हो गया। मेरा चेहरा उतर गया। क्यों, हैरान हो गए ना? वह हाँफते हुए बोली, बहुत ही मुश्किल से मकान मिला है। वह अपना सूटकेस भीतर रखते हुए बोली, अरे बताया तो होता। कोई फोन चिट्ठी? मैंने कहा, सोचा आपको सरप्राइज दूंगी। जनाब क्या करते रहते हैं इस शहर में? अचानक बच्चों की छुट्टियां हुई तो उन्हें मायके छोड़ सीधी चली आई। बताने का मौका कहाँ मिला। मेरा मन उसके आने के इस स्वागत के लिए तैयार तो नहीं था, परंतु चेहरे के भावों में संयतता बरतते हुए मुझे सामान्य होना ही पड़ा। फिर भी इस स्थिति को पचाते शाम हो ही गई। पत्नी के 3 दिन के इस आवास काल में मैंने हर संभव प्रयास किया कि नपी तुली बातें की जाए। जब भी बाहर घूमने के लिए वह कहती तो सिर दर्द का बहाना बनाकर टाल जाता। बाहर खाने के नाम पर उसके हाथ का खाना खाने की जिद करता। मुझे भय सा व्याप्त हो चुका था कि कहीं उसके साथ मिसेज शर्मा मिल गई तो क्या करूंगा, क्या कहकर हमारा परिचय होगा। मेरे मन में अजीब सी शंका ने घर कर रखा था। मेरी पत्नी उसके स्वभाव रूप को देखकर क्या सोचेगी। इसी भय के कारण मैंने 3 दिन की छुट्टी ले ली थी। मन का भूत साये की तरह पीछे लगा रहा और यह तब तक सताता रहा जब तक मैंने अपनी पत्नी को जाते वक्त बस में न बिठा दिया। क्या अच्छा है क्या बुरा है,
यह समझना भी नहीं चाहता था। अगली शाम मन का एकाकीपन दूर करने के लिए मैं टीवी देखता चाय की चुस्कियां ले ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने मिसेज शर्मा को पाया। दिल धक से रह गया। इच्छा के अनुकूल चिर परिचिता को सामने पाकर सभी शब्दों और भावों पर विराम सा लग गया। बहुत ही कठिनाई से पूछा, आप? उसके हाथ में रजनीगंधा के फूलों का बना सुंदर सा बुके था। काफी समय बाद उसे देखा था। जी, वह भीतर आते हुए बोली, कल बैंक गई तो पता चला आप कई दिनों से छुट्टी पर हैं। सोचा आपसे मिलती चलूं। यह कह शालीनता का परिचय देते हुए उसने मेरे हाथों में बुके पकड़ा दिया। वह क्या है कि मुझसे कहते न बना। आपको मेरा पता कैसे मिला? मैंने हकलाते हुए बहुत बेहुदा सा प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर भी मैं जानता था। आइए, मैंने उस पर भरपूर नजर डालते हुए आगे कहा, बैठिए ना, कुछ पिएंगी? चाय बनाता हूँ, चलिए थोड़ी थोड़ी पीते हैं। नहीं, बस नीचे मेजर साहब गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेजर साहब? मैंने अचरज से पूछा। हाँ, मेरे पति, उनका तबादला इसी शहर में हो गया है। चेहरे पर बेहद खुशी लाते हुए बोली, अब वे यहीं रहेंगे हमारे साथ। पूरा महीना लग गया तबादला कराने में। सुबह से रात तक भाग दौड़ में बीत गया। यहाँ तक कि सैर, स्कूल सभी को तिलांजलि देनी पड़ी। कहकर वह चली गई। यह देख सुनकर मेरे शरीर का खून निचोड़ गया। स्वयं को संयत करता हुआ सोफे पर जा बैठा। आखिर इतनी तड़प क्यों हो गई थी मन में एक अनजान महिला के प्रति? क्यों इतनी उत्कंठा से टकटकी बांधे इंतजार करता रहा? यह अंतिम आशा भी निर्मूल सिद्ध हुई। क्या है यह सब? मैं पूरी ताकत से लगभग चीखते हुए मन ही मन बुदबुदाया। इतनी मुलाकातें, ढेरों बातें, लगता था वह प्रतिपल करीब आती जा रही है। क्यों वह ऐसा करती रही? इतनी शिष्टता और आत्मीयता तो कोई अपने भी नहीं करते। यदि ऐसे ही छिटक कर दूर होना था तो पास ही क्यों आई? ऐसा संबंध ही क्यों बनाया जिसके लिए मैं अपनी पत्नी से भी ठीक व्यवहार न कर सका, तथा जिसे पाने की चाह पत्नी को भेजने की चाह से कहीं अधिक बलवती हो उठी थी। 2-4 बार की चंद मुलाकातों में क्या क्या सपने नहीं बुन डाले, परंतु मुझे लगा यह सब एक तरफा रास्ता था। उसने कहीं कुछ ऐसा नहीं किया जो अनैतिक हो। सिर्फ अनैतिकता मेरे विचारों और संवेदनाओं में थी। शायद संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने की मैं रात भर विरोधाभास के समुद्र में डूबता उतराता रहा और अपने खोए हुए संबंधों को फिर स्थापित करने की दृढ़ इच्छा ने मुझे सवेरे की पहली बस से अपने परिवार के पास भिजवा दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।